कनाडा में रहते हुए एक ख्वाहिश काफ़ी अरसे से थी कि कभी गाड़ी के ज़रिए मशरिक़ से मगरिब की तरफ एक लंबा सफ़र किया जाए, मुख्तलिफ सूबे देखने जाएं, छोटे बड़े शहरों से गुजरें और कनाडा को सिर्फ हवाई जहाज़ की खिड़की से नहीं बल्कि सड़क के रास्ते करीब से देखें। आखिरकार हमने फैसला कर ही लिया कि इस बार एक लंबा रोड ट्रिप किया जाएगा। सफ़र में हम 3 लोग थे, मैं, मेरी अहलिया और मेरी बेटी। अभी हम लोग बैरी शहर से निकले हैं और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद शायद हाईवे 400 ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हम सेंटर ही पहुँचेंगे 295 किलोमीटर पे। बड़ा अच्छा मौसम है और लॉन्ग वीकेंड है यहाँ पे। और सर्विस स्टेशन पे जहाँ रुके थे काफ़ी रश था, काफ़ी लोग जा रहे थे नॉर्थ की तरफ। तो हमारा पहला पड़ाव होगा सॉल्ट सेंट मैरी पे, जो टोरंटो से तकरीबन 7 घंटे के फासले पर है, तकरीबन 600-700 किलोमीटर के फासले पे। वहाँ हमारा पड़ाव होगा, अगले दिन आगे जाएंगे। लेकिन इतने लंबे सफ़र पर निकलने से पहले गाड़ी की मुकम्मल तैयारी ज़रूरी थी। हमारी टोयोटा हाईलैंडर को पहले अच्छी तरह चेक किया गया, उसके टायर चेक करवाए, उसमें चेंजेस करवाई, उसकी बैटरी बदली ताकि रास्ते में किसी मुश्किल का सामना ना हो। गाड़ी के ऊपर सामान रखने के लिए रूफ कार्गो का इंतज़ाम किया, क्योंकि कई दिनों का सफ़र था और 3 अफराद का सामान गाड़ी के अंदर रखना आसान नहीं था। सफ़र में एक और दिलचस्प चीज़ भी साथ ले ली, अमेज़ॉन से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक केटल, ताकि लंबे रास्ते में जहां मुनासिब चाय कॉफ़ी ना मिले वहां अपनी चाय खुद बनाएं गाड़ी में बैठे बैठे। इसके अलावा पानी, स्नैक्स और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी गाड़ी में रखें। यानी मुकम्मल तैयारी के बाद हम टोरंटो से रवाना हुए। शुरू में मौसम भी हमारे सफ़र का साथ दे रहा था। हल्की हल्की बारिश, बादलों से भरा आसमान और सड़क के दोनों तरफ हरियाली ने इब्तिदा ही बहुत खूबसूरत बना दी। हम टोरंटो से हाईवे 400 लेते हुए शुमाल की तरफ जा रहे थे। सबसे पहले बैरी आया, बैरी के बाद शहर आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते गए और मनाजिर भी बदलने लगे। बड़े शहरी इलाके ख़त्म हुए और कनाडा का असल नॉर्दर्न ओंटारियो सामने आना शुरू हुआ। बैरी के बाद हम जॉर्जियन बे की सिमत ऊपर बढ़ते रहे। रास्ते में इंसफील्ड, फिर आगे कोल्ड वाटर और पोर्ट सर्वेंट के इलाके आए। इसके बाद जॉर्जियन बे और पेरी साउंड की तरफ सफ़र जारी रहा। जैसे जैसे हम शुमाल की तरफ बढ़ रहे थे, सड़क के किनारे दरख्त घने होते जा रहे थे। कहीं चट्टानी पहाड़ियाँ, कहीं छोटी झीलें, कहीं जंगल और कहीं दूर दूर आबादियां नजर आती थी। पेरी साउंड के बाद रास्ता मजीद पुरसुकून और कुदरती हो गया। बड़े शहरों की ट्रैफिक तकरीबन खत्म हो गई और अब ज्यादातर हाईवे, जंगलात और छोटी बस्तियां थी। हाईवे 400 के आगे चलकर हाईवे 69 बन जाता है और इसी रास्ते से हम सेडबरी की तरफ बढ़ते रहे। रास्ते में फ्रेंच रिवर का इलाका भी आया। ये पूरा इलाका फॉरेस्ट, लेक्स और कैनेडियन शील्ड की चट्टानों की वजह से बहुत खूबसूरत महसूस होता है। आखिरकार हम ग्रेटर सेडबरी के इलाके में दाखिल हुए। सेडबरी शुमाली ओंटारियो के अहम शहरों में शुमार होता है और तारीखी तौर पर माइनिंग, ख़ास तौर पर निकल माइनिंग की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ पहुंचकर महसूस हुआ कि अब वाकई ग्रेटर टोरंटो एरिया बहुत पीछे रह गया है और हमारा असल नॉर्दर्न ओंटारियो रोड ट्रिप शुरू हो चुका है। सेडबरी के बाद हमने हाईवे 17 पकड़ा, जो ओंटारियो में ट्रांस कनाडा हाईवे का एक अहम हिस्सा है। यहाँ से सॉल्ट सेंट मैरी तकरीबन 300 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा सफ़र था इसका, और ये रास्ता लेक ह्यूरॉन के नॉर्थ चैनल के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। सेडबरी से निकलने के बाद सबसे नुमाया टाउन्स में एस्पोनेला आया। एस्पोनेला के बाद मैसी, फिर ब्लाइंड रिवर, स्पेनिश और थेसलोन जैसे छोटे टाउन आते गए। यह हिस्सा हमारे लिए बहुत दिलचस्प था, क्योंकि यहाँ कनाडा का एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज नज़र आता है।
छोटी आबादियाँ, चंद रोड साइड रेस्टोरेंट्स, छोटे से गैस स्टेशन, कुछ दुकानें और फिर कई कई किलोमीटर जंगल ही जंगल। हमने रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तसर वक्फे किए, कभी वॉशरूम के लिए, कभी कॉफ़ी और स्नैक्स के लिए और कभी पेट्रोल के लिए। लंबे रोड ट्रिप में एक बात बहुत अहम होती है कि फ्यूल टैंक को बिल्कुल आखिरी हद तक कभी ना ले जाइए, ख़ास तौर पर नॉर्दर्न ओंटारियो में, क्योंकि बाद जगह अगला गैस स्टेशन काफ़ी फासले पर होता है। ब्लाइंड रिवर और थेसालोन के बाद हम मुसलसल वेस्ट की तरफ बढ़ते रहे। शाम होते होते हम सॉल्ट सेंट मैरी के करीब पहुंचने लगे। सॉल्ट सेंट मैरी नॉर्थ ओंटारियो का एक अहम शहर है और सेंट मैरी रिवर के किनारे वाक़ है। दरिया के दूसरी तरफ अमेरिका का शहर मिशिगन सॉल्ट सेंट मैरी है, यानी वहाँ भी यही शहर है और यहाँ ओंटारियो में भी इसी नाम से। यहाँ पर कनाडा और यूनाइटेड स्टेट एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं। देखिए, ये सॉल्ट सेंट मैरी का शहर है। थंडर बे से पहले ये ब्रिज है यूएस के लिए, जैसे विंडसर में, ठीक है। और ये छोटा सा डाउनटाउन है यहाँ पे, और ये वाटर फ्रंट है खूबसूरत। तो इसकी ख़ास बात क्या है, यही कि तारीख़ी शहर है। दो बड़ी झीलें जो है वो आपस में मिलती हैं यहाँ पे, और मिशिगन से यहाँ पे आने जाने का रास्ता है। यहाँ पर जो सॉल्ट सेंट मैरी कैनाल है वो भी बहुत तारीख़ी अहमियत रखता है। बताया जाता है कि ये 1895 में कंप्लीट हुआ था और उस ज़माने में दुनिया के अहम तरीन लॉक्स में शुमार होता है। लॉक्स तो आपको पता है ना कि जब दो पानियों का फ़र्क हो, ऊंचा नीचा हो, तो एक इंजीनियर लॉक क्रिएट करते हैं और किसी एक हिस्से में पानी को बढ़ा के उसके लेवल पर लाते हैं ताकि शिप आगे बढ़ सके। दिन भर की ड्राइविंग की थकन दूर करने के लिए हम लोग अपने होटल चले गए और बिस्तर पे गिरते ही हमारे आँख लग गई। और इसी तरह टोरंटो से शुरू होने वाले हमारे ट्रांस कनाडा रोड ट्रिप का पहला दिन सॉल्ट सेंट मैरी में ख़त्म हुआ। इस पहले ही दिन हमें अंदाज़ा हो गया था कि अगले कई दिनों में हमें कनाडा का वो रुख देखने को मिलने वाला है जो वैंकूवर, टोरंटो या दूसरे बड़े शहरों में रहकर कभी महसूस नहीं होता। जंगलात, झीलें, खामोश हाईवे, छोटी बस्तियाँ और मीलों तक फैली हुई नेचर। लेकिन असल खूबसूरती अभी बाकी थी। अगली सुबह हमें सॉल्ट सेंट मैरी से निकलकर लेक सुपीरियर के साथ साथ थंडर बे की तरफ जाना था, और मेरे ख्याल में हमारे पूरे सफ़र का सबसे खूबसूरत रोड एक्शन वहीं से शुरू होने वाला था। जी, आज हमारे सफ़र का दूसरा दिन है और इस वक्त हम सॉल्ट सेंट मैरी से निकल के थंडर बे की तरफ रवाना हैं। और कल का दिन हमारा बहुत कंफर्टेबल था, बस जो थोड़ी सी दुश्वार जो चीज़ थी वो ये थी कि अक्सर जगहों पे एक ही लाइन में गाड़ी चलानी होती है, और टोरंटो और कराची और दूसरी जगहों पे हमारी चौड़ी सड़कें होती हैं, तो ऐसी जगहों पे सड़क पे गाड़ी चलाने की आदत कम होती है और इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सामने से कंटेनर ट्रक्स आते हैं और बाज़ औक़ात चौड़ी गाड़ियाँ होती हैं, तो बहुत एहतियात से और सुकून से गुजरना होता है। ये ख़ास बात थी। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से सारे होटल और मोटल्स बुक हो जाते हैं, या फिर वक्त से पहले लोग बुक करा लेते हैं। अरे इस वक्त ट्रांस कनाडा हाईवे पर थंडर बे की तरफ, और हम वहाँ फिर 7 घंटे के बाद, 7 घंटे का सफ़र होगा वैसे, आज 9-10 घंटे में पहुँचेंगे। हम कई जगहों पर रुकेंगे, तो 700 किलोमीटर एक दिन में हम ट्रैवल करते हैं। और उसके लिए फिर यही है कि आप रुक के सुकून से आराम से जाते हैं। और यहाँ पर आबादी बहुत कम है, छोटे शहरों की बहुत सुकून, और शाम 6 बजे हर तरफ चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो एक इंतहाई डिफरेंट ज़िंदगी है टोरंटो और बड़े शहरों की निस्बत, जो कि अपील करती है। अगर आप सोचने वाला दिमाग है, लिखने पढ़ने वाला दिमाग है, तो ऐसा माहौल आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई रिसर्च करते हैं आप, यहाँ पे जो भी जिस काम से भी आप निकलेंगे 5 मिनट 6 मिनट के मसाफत पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी।
और बिल्कुल वैसे जदीद शहर है, सारी चीज़ें हैं। आप देखिए शोरूम्स हैं और जगह जगह CN की रेलवे की लाइन है, मालगाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स देखे रात को, और मैं एक मस्जिद की तलाश में था गूगल से, तो गली का नाम था पिलग्रम स्ट्रीट, और उससे पहले जो टर्न लिया था वो चर्च स्ट्रीट थी, और मस्जिद और एक चर्च बिल्कुल आमने सामने साथ साथ थे। तो देख के खुशगवार हैरत भी हुई कि बायमी रवादारी के साथ वो लोग यहाँ पर अपनी इबादतगाह कायम करके चला रहे हैं उसको। मस्जिद में एक साहब आए जो वहाँ के वॉलंटियर या मैनेजर होंगे, तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे मगरिब की नमाज़ टोरंटो के मुकाबले में आधे घंटे बाद होती है। तो मैंने इंतज़ार किया उनके साथ, तो उन्होंने भी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, फिर वो जाके एक टेबल कुर्सी पे बैठ गए, अपने काम कर रहे थे। और मैंने नोट किया कि जो भी मस्जिद में दाखिल हुआ वो मुझसे आगे जाके हाथ मिला रहा था गर्मजोशी से, जैसे कि मैं मेहमान आया हूँ कहीं से। और उस एक के बाद दूसरे जितने लोग आते रहे वो आके, छोटी सी कम्युनिटी थी और ये मुझे अपनाइयत अच्छी लगी। आमतौर पे हम बड़े शहरों में रहते हैं और वहाँ एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन छोटे शहरों की खूबसूरती है कि लोग एक दूसरे को देखते हैं तो गर्मजोशी से आगे बढ़ के बात करते हैं। और ख़ास के मुसलमानों की बहुत छोटी सी कम्युनिटी होगी यहाँ पे, इंतहाई छोटी। जुमे के दिन शायद वहाँ ज़्यादा लोग होंगे। तो मुझे उन तमाम स्टूडेंट से हाथ मिला के अच्छा लगा, और फिर हम घूमते फिरते अपने जहाँ ठहरे थे वहाँ वापस आए। इस वक्त हमारी रवानगी थंडर बे की तरफ है, और वो उसके बारे में भी काफ़ी बातें मैंने सुनी हैं, जो लोग आ चुके हैं पहले और उनके बारे में पढ़ा भी है। तो वहाँ पहुँच कर फिर थंडर बे से मुताल्लिक़ बातें करूँगा। यहाँ की बात यही है कि छोटा सा एक शहर है, 1,00,000+ की कुछ आबादी है। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि बॉर्डर पर है मिशिगन के। यहाँ पे 2 बड़ी झीलें हैं नॉर्थ अमेरिका की, जो 5 बड़ी झीलें हैं उनमें से 2 हैं, और ये दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे से एक दरिया के ज़रिए अलग है। और उसी दरिया पे एक ब्रिज है जिसको पीस ब्रिज कहा जाता है। जब भी अमेरिका कनाडा के दरमियान कोई ब्रिज होता है तो पता नहीं क्यों उसका नाम पीस ब्रिज रखते हैं, और वो ब्रिज आपको अमेरिका से मिलाता है, लोग आते जाते हैं। ख़ास बात यह है कि दोनों झीलें एक दूसरे से 20 फीट के ऊपर नीचे हैं, तो जो बड़े जहाज़ आते हैं उनका सफ़र रवां दवा रखने के लिए इंजीनियर्स ने एक लॉक की टेक्नोलॉजी रखी है कि एक ऐसी जगह पानी की बनाई जाती है जिसको घेर कर जब ज़रूरत होती है पानी के लेवल को ऊपर कर दिया जाता है या नीचे कर दिया जाता है, ताकि वो जहाज़ अपना सफ़र जारी रखे, लेवल पर आ जाए। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पढ़कर सुनकर हैरत हुई, और हम उस तरफ गए भी थे कल। तो इंशाल्लाह थंडर बे में पहुँच के थंडर बे की बातें आपसे शेयर करेंगे। उस वक्त तक सामने देखिए आप, ये सुबह का खूबसूरत वक्त है, और थोड़ी देर के बाद मैं एक झील के पास से गुजरूंगा तो वहाँ के मनाज़िर शेयर करूँगा। सोच सेंट मैरी से निकलने के बाद हमारे सफ़र का एक ऐसा हिस्सा शुरू हुआ जिसका मुझे ख़ास तौर पर इंतज़ार था, यानी कि लेक सुपीरियर के साथ साथ सफ़र करना। जैसे ही हम शहर से आगे बढ़े, सड़क के दोनों तरफ के मनाज़िर तेज़ी से बदलने लगे। कहीं घने जंगलात, कहीं चट्टानें, कहीं बुलंदी से नीचे नीला पानी नज़र आता। दूर से तो यूँ लगता कि हम ये सड़क जाके पानी में ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अचानक पता चलता कि नहीं, वो बादल थे और पानी नीचे। कहीं अचानक लेक सुपीरियर बिल्कुल सड़क के करीब आ जाता। ये वो कनाडा था जो बड़े शहरों में रहते हुए शायद हमें कभी महसूस ही नहीं होता। रास्ते में एक जगह एक मंज़र इतना खूबसूरत था कि बस हमसे रहा नहीं गया और गाड़ी वहीं रोक दी। वहीं करीब एक जगह से हमने हमारे गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, कुछ खाने पीने की चीज़ें ली और थोड़ी देर आराम की नीयत से वहाँ रुके। यहाँ एक और चीज़ ने हमारी तवज्जो खींची। हमने देखा कि बहुत से लोग अपनी गाड़ियों के पीछे छोटी छोटी बोट्स और ट्रेलर लेकर आए हुए थे। कुछ लोग आसपास के होटल्स और कैबिन में ठहरे हुए थे, उसी पेट्रोल पंप के बराबर में। पहले तो हमें हैरत हुई कि इस दूर दराज इलाके में इतने लोग कई दिन क्यों क़याम करते हैं। फिर अंदाज़ा हुआ कि उनके लिए यही तो असल वेकेशन है। वो एक शहर से निकल के दूसरे शहर में नहीं आते, बल्कि एक शहर से निकल के किसी जंगल और वीरान इलाके के किसी मोटल में, किसी दरिया के या किसी झील के किनारे रुकते हैं, या किसी जंगल के पास ठहरते हैं, या किसी नेशनल पार्क में रुकते हैं। मैं इस वक्त लेक सुपीरियर के पीछे खड़ा हूँ। देखिए, इस तरफ लेक सुपीरियर है और इस तरफ ट्रांस कनाडा हाईवे है जहाँ से मैं आया हूँ। लेक सुपीरियर के बारे में बताया जाता है कि ये
कनाडा और अमेरिका दोनों की मुश्तरका लेक है और दुनिया में जितना मीठा पानी है फ्रेश, ये उसका 10% है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी के लिहाज से। तो नॉर्थ अमेरिका की 5 बड़ी झीलें हैं, उसमें से इसका शुमार सबसे अव्वलीन तौर पर होता है और ये इतनी वसी है कि बाज़ इलाकों में तो इसका दूसरा किनारा नज़र भी नहीं आता इंसानी आँखों से। लेक सुपीरियर के आसपास समर में लोग सिर्फ साइट सीइंग के लिए नहीं आते। बहुत से ख़ानदान अपनी कैक्स, बोट्स और दूसरे रिक्रेशनल इक्विपमेंट साथ लाते हैं। सुबह लेक पर निकलते हैं, बोटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, किनारे और छोटी बेस को एक्सप्लोर करते हैं और शाम को वापस अपने केबिन में, मोटेल में या कंपोजिट में आ जाते हैं। लेक सुपीरियर हमारे पीछे की तरफ है और यहाँ पे हमने गैस वगैरह डलवाने के लिए गाड़ी रोकी थी और ख़ूबसूरत सड़क, तवील, इस तरफ भी और इधर भी काफ़ी अच्छा मौसम है। और ये जो खूबसूरत झील के साथ ड्राइव है ना, ये एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ, तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है और अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो वही लोग हैं जो छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं, कैंपिंग करने या किसी दूसरे शहर जा रहे हैं। यहाँ छुट्टी गुजारने का टोरंटो जैसे बड़े शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज है। न शॉपिंग मॉल की ज़रूरत है, न कोई ट्रैफिक है, न किसी बड़ी इंटरटेनमेंट फैसिलिटी या कैसीनो की ज़रूरत है। ये लोग नेचर देखने आते हैं, ये अल्लाह ताला की कुदरत के करीब रहना चाहते हैं, ये नेचर से, माहौल से एनर्जी हासिल करना चाहते हैं। साइकिलें चलाते हैं, पैदल चलते हैं, सड़कों के किनारे दौड़ते हैं। यहाँ पर बस एक बोट, एक झील, ख़ानदान के कुछ लोग या चंद दोस्त और इर्द गिर्द मीलों तक फैली हुई खामोश कुदरत, यही कुछ हो। हमने रास्ते में कई जगह लोगों को ट्रेलर के साथ देखा। कुछ लोग कैंपिंग के लिए आए हुए थे, कुछ आरवीज में सफ़र कर रहे थे और कुछ छोटे मोटल्स में कई दिनों के लिए ठहरे हुए थे। तब हमें भी ये समझ आया कि पिछली रात सॉ सेंट मैरी में मोटल मिलना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था। नॉर्दर्न ओंटारियो में समर के ये चंद महीने बहुत अहम होते हैं। सर्दियों के मुकाबले में मौसम निस्बतन खुशगवार होता है। बच्चों की स्कूल की हॉलीडेज़ होती है और लोग बड़ी तादाद में लेक्स और प्रोविंशियल पार्क का रुख करते हैं। लेक सुपीरियर खुद भी कोई आम झील नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक में से एक है और जब आप इसके किनारे खड़े होते हैं तो कई जगह पर यह झील कम और समुंदर ज़्यादा महसूस होती है। दूसरी तरफ का किनारा नज़र ही नहीं आता, पानी दूर तक उफ़क़ तक फैला होता है और बाद जगह लहरें भी बिल्कुल समुंदर जैसा एहसास रखती हैं। रास्ते में कई मरतबा ऐसा हुआ कि हम गाड़ी चला रहे थे और अचानक दरख्तों के दरमियान से लेक सुपीरियर नज़र आ जाता, फिर कुछ फासले के बाद दोबारा जंगल शुरू हो जाता। यही इस रोड ट्रिप की खूबसूरती थी। ये लेक सुपीरियर है और इस तरफ ट्रांस कनाडा हाईवे, जहां हम टोरंटो से वैंकूवर तक जाएंगे। इस झील के बारे में बताया जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कनाडा अमेरिका दोनों में शामिल है। इसके कुछ हिस्से कनाडा में, कुछ अमेरिका में है और बताया जाता है कि अगर कभी कनाडा में खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कभी इख्तलाफ हुआ, कोई लड़ाई हुई तो ये पानियों पे होगी। और मीठे पानी का दुनिया में जो भी हजम है, अगर फ्रेश लेक वाटर का किया जाए तो ये 10% इसमें होता है। ये इतनी बड़ी झील है कि बाद औक़ात दूसरा किनारा इसका आप देख भी नहीं सकेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका को अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है। ग्रीनरी है, बारिशें हैं, साथ साथ फ्रेश वाटर की झीलें भी हैं। तो ये 5 बड़ी झीलें बहुत मशहूर है। लेक सुपीरियर उनमें सबसे बड़ी है। और हम जब सफ़र जारी रखेंगे तो आप देखिए मेरे पीछे ये ट्रांस कनाडा हाईवे है, इसी पे हम जाएंगे आगे। विनीपेग क्रॉस करेंगे, मैनिटोबा, और उसके बाद सास्कैचुअन जाएंगे, फिर वैंकूवर जाएंगे और रास्ते में जो मकामात दिलचस्प आएंगे वहाँ रुक कर उसके क्लिप भी आपसे शेयर करेंगे। यहाँ आकर एहसास होता है कि कनाडा के लोग समर में कैंपिंग, फिशिंग और बोटिंग के इतने शौकीन क्यों हैं। शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से चंद दिन बाहर निकलकर फ़ोन और कंप्यूटर से कुछ फासले पर
किसी लेक के करीब एक सादा मोटेल या कैबिन में रहना और सुबह उठकर बोट लेकर पानी पर निकल जाना शायद बहुत से लोगों के लिए यही असल सुकून है। और देखते हैं कि आगे क्या, आपको कोई पेट्रोल के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो मैंने भी गाड़ी यहाँ से इससे पहले फुल करा ली। और यही कहा गया है कि जब भी आप ट्रैवल करें किसी ऐसे लंबी शाहराह पर, तो हमेशा आधे टैंक जैसे खाली हो उसको फिल कर लें। तो मैं जैसे ही आधा टैंक होता है फिल करके दोबारा इस रोड पर रवाना हूँ। मंजिल थंडर बे की तरफ नहीं थी, रास्ता खुद एक डेस्टिनेशन बन चुका था। ये सफ़र इतना अच्छा था कि हमें किसी मंजिल की फ़िक्र नहीं थी। हम किसी भी व्यू पॉइंट पर रुक जाते, कभी लेक के किनारे चंद मिनट गुजार लेते, कभी सिर्फ गाड़ी आहिस्ता करके मंजर देखते और फिर दोबारा हाईवे 17 पर आगे बढ़ जाते। हम भी इस माहौल को देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता थंडर बे की तरफ बढ़ रहे थे और अभी लेक सुपीरियर ने हमें अपने बहुत से खूबसूरत मनाजिर दिखाने बाकी थे। आगे रास्ते में छोटे टाउन, व्यू पॉइंट, बीचेस और ऐसी जगह आने वाली थी जहां बार बार दिल चाहता था कि गाड़ी रोक दी जाए। सफ़र जारी था और लेक सुपीरियर हमारे साथ साथ चल रहा था।